तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो कभी कभार जब हम लोग कहानियाँ सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, कभी कभार भी कहना गलत होगा, आमतौर पे हमारे आपके सबके दिमाग में, सबके जहन में बस एक ही बात है कि पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं। और मैं भी जब कहानियाँ सुनाता हूँ और आप भी जब सुनते होंगे तो दिमाग में यही आता होगा कि काश पुलिस वाले ने पहली कंप्लेंट पे एक्शन ले लिया होता, काश जब उसका पिता थाने गया था तभी पुलिस वालों ने कुछ किया होता तो शायद मामला जल्दी सुलझ जाता, इतनी भागदौड़ नहीं होती, इतनी थू नहीं होती। यानी हमारे आपके सबके दिमाग में एक छवि जो पुलिस के लिए बैठ गई है कि पुलिस वाले अपने काम में लापरवाही करते हैं। भारत की जो पुलिस है वो काम नहीं करती। पुलिस की लापरवाहियों के जो कसीदे हैं, लगभग हर एक क्राइम रिपोर्टर जो भी क्राइम स्टोरी सुनाता है वो इस बात को ज़रूर मेंशन करता है। लेकिन इन्हीं सब के दौरान कभी कभार कुछ ऐसे केसेस और कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जिसे सुनने के बाद कभी कभार तो यकीन भी नहीं होता कि हमारे हिंदुस्तान की पुलिस है जिसने इस हिसाब से काम किया। आज की कहानी भी ठीक ऐसी ही है। आज की कहानी में एक बेहद फेमस एक्ट्रेस जिन्होंने दिया और बातें एक स्टार उत्सव पे और स्टार प्लस पे, स्टार के लगभग जितने चैनल थे उस पर ये सीरियल आता था, उसमें काम किया, एक दो शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया, एक दो और एपिसोड उसमें भी उसने काम किया, एक दो सीरियल में। ऐसी फेमस एक्ट्रेस का मर्डर होता है, ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था, मरने वाली कौन है, मारने वाला कौन है, ना कुछ पता। 28 राज्यों में कातिल खुला घूम रहा है, कहीं से भी उसको पकड़ना था, कोई क्लू नहीं था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों ने जिस हिसाब से महज कपड़े के टुकड़े से कातिल को खोजा, वो भी अलग अलग राज्यों में जाके खोजा, वास्तव में ऐसी मिसाल, ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो अब सीधा सीधा चलते हैं, आज की कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर में। एक हवाई अड्डा है केपे गौंडा एयरपोर्ट के पास 31 जुलाई साल 2019, यानी आज से लगभग 4 साल पहले 31 जुलाई साल 2019 को इसी केपे गौंडा एयरपोर्ट के पास एक गांव में सुबह सुबह जब लोग टहलने के लिए निकले थे तो देखते हैं कि एक लड़की बुरी तरह, उसका मुंह कुचला हुआ है और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और मरी पड़ी है। अब जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, गांव के लोग फ़ौरन गांव के जो मुखिया थे उनको बुलाते हैं। मुखिया फ़ौरन थाने में फ़ोन करते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद लड़की की बॉडी को देखते हैं और देखते ही पुलिस वाले पुख्ता जानकारी के साथ, पुख्ता यकीन के साथ कह सकते थे कि ये जो लड़की है यहाँ की नहीं है। लड़की ने बेहद ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, गले पे एक टैटू था, हाथ में टाइटन की घड़ी थी, अलग अलग अंगूठियाँ थीं, कुछ लग रहा था देखने में कि हीरे की हैं। अब ये चीज़ें देखने के बाद पुलिस वालों को तुरंत लग गया कि ये जो लड़की है इस आसपास के इलाके की तो नहीं है, तो फिर है कहाँ की। इस बारे में अब पुलिस वाले गांव वालों से पूछते हैं और जैसे ही लड़की के हुलिये के बारे में आला अफसरों को खबर जाती है कि एक लड़की है बेहद ब्रांडेड कपड़ों में, बेहद फैशनेबल स्टाइल में, तो वहाँ के जो डीएसपी हैं भीमा शंकर, ये साल 2019 में वहाँ के डीएसपी थे, भीमा शंकर अपने एफएसएल की टीम के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद लाश को वहां से उठाते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। आसपास चेक करते हैं कि कोई सबूत, कोई सुराग या फिर कोई कागज़ मिल जाए, कोई आई कार्ड मिल जाए या फिर जिसने ये घटना को अंजाम दिया वो चीज़ें मिल जाए। लेकिन अब पुलिस वालों की किस्मत यहाँ बिल्कुल साथ नहीं देती। ना ही कोई कागज़ मिलता है, ना ही कोई आई कार्ड, ना ही किसी जगह का कोई पता, ना ही कोई कुछ, ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग। पुलिस वाले पूरे दिन उस क्राइम सीन को बाकायदा चेक करते हैं, आसपास के लोगों से बाकायदा पूछताछ करते हैं। लेकिन आसपास बेहद सुनसान इलाका था, कोई भी ऐसा था नहीं जिसने कुछ देखा हो, कोई भी ऐसा था नहीं जिसे कुछ पता हो। अब पुलिस वाले लाश को अपने साथ लेते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा ही चुकी थी, पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि पहले इस लड़की को किसी भारी चीज़ से सर के पीछे मारा गया, उसके बाद इसकी चाकुओं से गोद के लगभग 32 इंजरी मार्क्स मिले थे चाकुओं के, तो 32 वार चाकू के किए गए। उसके बाद फिर पत्थरों से इसके चेहरे को ख़राब किया गया ताकि लाश की पहचान ना हो सके। अब अगर आप सिचुएशन ध्यान से समझिए, अब पुलिस वालों को ये केस सुलझाना भी था, ना कोई सबूत था, ना कोई क्लू था। कपड़ों से ये महिला बेहद अमीर परिवार की लग रही थी, चेहरा बुरी तरह कुचला गया था, तो ऐसा भी नहीं था कि फ़ोटो वगैरह वायरल करके पता कर ले। अब केस भी सॉल्व करना था, तो जो वहाँ के डीएसपी थे भीमा शंकर कहते हैं कि काम करते हैं, आसपास के इलाकों में जितने थाने हैं
कायदे से पूरे बेंगलोर में जितने थाने हैं वहाँ पे पता करते हैं, सर्कुलेट करते हैं कि क्या कोई इस डिस्क्रिप्शन की कोई लड़की गायब है, यानी जिसने इस तरह की एक जीन्स पहनी हो, एक टॉप पहना हो, उसके गले में टैटू हो। पुलिस वालों को लगा कि चलो अब इस चीज़ को करेंगे, कोई ना कोई तो होगा जो गुमशुदगी की कंप्लेन 1-2 दिन में दर्ज करवाएगा ही। अगर करवाएगा तो फिर हम बता देंगे कि ऐसी डिस्क्रिप्शन की बॉडी हमारे पास है, वो आएगा, बॉडी की शिनाख्त कर लेगा, मामला रफा दफा। पुलिस वाले इस उम्मीद में पूरे उस बेंगलोर के इलाकों में जितने थाने थे, हर उस जगह पे इस लाश के डिस्क्रिप्शन को, लोकेशन, सारी चीज़ों को भेजते हैं और भेजने के बाद इंतज़ार करते हैं कि कोई ना कोई कंप्लेन तो ज़रूर हुई होगी। अब इधर भेज के 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कहीं से ना कोई कंप्लेन का कोई सुराग मिला, ना ही कोई ऐसा था जिसके घर की कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी महिला गायब हो। यानी अब तक ये लग रहा था कि ये जो लाश है इस इलाके की नहीं है, अब जाके लगने लगा कि ये लाश तो पूरे बेंगलोर की नहीं है, तो फिर ये लाश आई कहाँ से। अब पुलिस वाले फिर से जाते हैं, उस क्राइम सीन को बाकायदा चेक करते हैं कि कुछ तो ऐसा मिल जाए, एक छोटी से छोटी चीज़ मिल जाए, कोई सुई की नोक बराबर सबूत मिल जाए जिससे ये मामला सुलझ जाए। लेकिन पुलिस वालों की बदकिस्मती देखिए कि वहाँ पे कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इस लड़की की पहचान हो सके। कातिल और कत्ल की वजह तो भी बहुत दूर की बात। तो अब पुलिस वाले क्या करें। टोटल 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, न मरने वाली का पता था, ना ही कातिल, ना ही मकसद। सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे एक लाश जिसने बेहद ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, गले पे एक टैटू था, और ओवरऑल इन्हीं सब चीज़ों से ही अब पूरा केस सुलझाना था। अब पुलिस वाले जब एक्सटर्नली जांच करके थक चुके थे, उन्हें कुछ मिला नहीं, तब उन्हें लगा कि अब जांच पड़ताल जो भी निकलना है इसी कपड़े से ही और इसी लाश से ही हमको कुछ पूछना पड़ेगा। और कहते हैं, शमसर का एक एपिसोड आया था, उसमें मैंने सुना था कि लाश बोलती ज़रूर है, बस कोई सुनने वाला हो। तो फिर जब लाश को बाकायदा फिर से चेक किया गया, उनके कपड़ों को चेक किया गया, तो एक जीन्स जिस लड़की ने पहनी थी, वो जीन्स थी जीलियस 21 कंपनी की। अब ये कंपनी जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, खासकर जो आला दर्जे के अफसर थे, जैसे ही ये कंपनी देखते हैं तब उन्हें लगता है कि ये कंपनी तो बेहद ब्रांडेड है। इस कंपनी की जीन्स अगर कोई लड़की पहन रही है तो या तो बहुत अमीर घर की है, या तो फिर इधर उधर वो ट्रैवल करती है। अब पुलिस वाले करते ये हैं कि उस कंपनी की जीन्स के जितने भी उस कमर के रेंज पे और उस साइज पे और उस ईयर पे, खासकर उस बार कोड पे, जो जीन्स जहाँ जहाँ सेल हुई थी वहाँ पता करते हैं कि बेंगलोर में कितने शोरूम हैं, आसपास के इलाकों में और कितने शोरूम हैं। तो जीन्स के बारकोड को जो बाकायदा स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो जीन्स है ये सबसे ज़्यादा दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सेल होती है। साथ ही जो टैटू बना था, उस टैटू की स्टाइल को जो बाकायदा चेक करते हैं तो वहाँ से एक बात क्लियर होती है कि इस तरह के टैटू पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ही ज़्यादा बनते हैं। यानी अब सारे के सारे सबूत, सारे के सारे चीज़ें जो इंडिकेट कर रही थी कि ये लड़की जो है पश्चिम बंगाल की या दिल्ली की है। ये सारी चीज़ें अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते ही रहते हैं कि उस लड़की ने जो टॉप पहना था, जब उसकी कंपनी की जांच होती है तो वहाँ से भी 3 राज्यों के नाम कॉमन निकले, एक पश्चिम बंगाल, एक दिल्ली और एक उत्तर प्रदेश। यानी जो लड़की है या तो दिल्ली की होगी, या तो उत्तर प्रदेश की होगी, या तो पश्चिम बंगाल। अब पुलिस वालों को इन तीनों राज्यों में जाना था और इन तीनों राज्यों में अलग अलग थानों में जा के पर्सनली ये पता करना था कि कोई ऐसी लड़की इस डिस्क्रिप्शन की, यानी जिस हिसाब से इसने कपड़े पहने थे, जिस हिसाब से इसकी एज है, क्या उस हिसाब से कोई लड़की तीनों राज्यों में कहीं गायब हुई है। अब पुलिस वाले 3 अलग अलग टीमें बनाते हैं। पहले दिल्ली जाते हैं, वहाँ हर एक थाने में पता करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई ऐसी लड़की गायब ही नहीं हुई। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश जाते हैं और इधर उत्तर प्रदेश में जब तक पश्चिमी इलाके में जांच पड़ताल करते ही रहते हैं तब तक एक राहत भरी खबर पश्चिम बंगाल से आती है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक थाना था, न्यू टाउन पुलिस स्टेशन, और इसी न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में 5 अगस्त साल 2023 को एक लड़की की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज हुई थी। यानी जिस तारीख को ये लाश मिली उससे 5वें दिन। अब पुलिस वालों को लगा कि अब हो सकता है कि परिवार वाले हैं उनको ना पता हो, 3-4 दिन उन्होंने वेट किया, उसके बाद कंप्लेन किया हो। अब बेंगलोर पुलिस की जो टीम थी सबसे पहले न्यू टाउन पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद कहती है कि कौन सा ऐसा परिवार है, क्या कंप्लेन हुई है, उस परिवार के बारे में बताइए और गायब होने वाले के बारे में बताइए।
अब इसके बाद जब गायब होने वाले के बारे में पूछा जाता है और परिवार से जब बातचीत होती है तो जो कंप्लेन करने वाला शख्स था वो बताता है कि सर मेरा नाम सुदीप सिंह है और जो गायब हुई है वो मेरी पत्नी है, उसका नाम पूजा सिंह है। पूजा सिंह 30 तारीख को यहाँ से निकली थी, गई थी बेंगलोर, उसका कुछ काम था। वहाँ से फिर वो लौट के आने वाली थी, उसके बाद वो आई नहीं। उसका फ़ोन मैंने कई बार ट्राई किया तो फ़ोन उठा नहीं और 2 दिन बाद फिर मुझे मैसेज आता है कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं कहीं फंस गई हूँ। और ये लोकेशन हैदराबाद का था और हैदराबाद में तो अब मेरी पत्नी जो पूजा है उसका कोई काम ही नहीं था, तो हैदराबाद में। और जिस हिसाब से उसने लिखा, जिस हिसाब से उसने टाइपिंग की, तो मुझे लग गया कि ये टाइपिंग मेरी पत्नी की तो है नहीं, चूँकि मेरी पत्नी की जो इंग्लिश है बड़ी अच्छी है और इसमें लगभग टूटे फूटे शब्दों में टाइपिंग हो रही। तो इस वजह से मुझे डाउट हुआ। उसके बाद मैंने कई बार फ़ोन भी किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद फिर मैंने कंप्लेन कर दी अपने यहाँ के जो न्यू टाउन पुलिस स्टेशन है। तब से ये मामला वैसे ही जांच पड़ताल हो रहा। अब पुलिस वाले जैसे ही सुदीप की ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन उसको अपने साथ लेके निकलते हैं, पहुँचते हैं बेंगलोर और सबसे पहले लाश दिखाते हैं, क्योंकि जब तक लाश की शिनाख्त नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों मामले एक ही हैं या अलग अलग। हो सकता है कि जो सुदीप है वो किसी और मामले की ही बात कर रहा हो, कोइंसिडेंट हो जाते हैं। अब जैसे ही लाश बेंगलोर में सुदीप को दिखाई जाती है, सुदीप फ़ौरन लाश की पहचान करता है और कहता है कि हाँ साहब, यही मेरी पत्नी है। अब इसके बाद अब सुदीप को लाश सुपुर्द कर दी जाती है और यहीं से अब कवायद शुरू होती है मकसद और कातिल को ढूंढने की। इसके बाद अब सुदीप से पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या क्या बात हुई थी, कौन सा बैंक का डिटेल मिला था। उसके बाद सुदीप जो बैंक डिटेल मैसेज पे मिला था वो बैंक डिटेल इसके हवाले करते हैं पुलिस वालों के। पुलिस वाले उस बैंक से कांटेक्ट करते हैं, बैंक के ओनर के बारे में पता करते हैं। साथ ही अब चूँकि जो पूजा थी उसका मोबाइल मिल चुका था, तो मोबाइल मिलने के बाद अब बाकायदा पता करते हैं कि इसका लास्ट लोकेशन क्या था, आखिरी नंबर पे बात किससे हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो जो बैंक की डिटेल निकली और जो लास्ट कॉल डिटेल निकली उसमें जो लास्ट कॉल था, ये तमाम चीज़ें बस एक शख्स की तरफ इशारा कर रही थी और वो शख्स था नागेश। अब पुलिस वाले नागेश के बारे में पता करते हैं। पता करने के बाद फिर उसे ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद जब उठा लेते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद फिर उससे पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ करने के दौरान एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी पता चली। दरअसल पूजा एक बेहद बोल्ड लड़की, तेज़ तर्रार, बात व्यवहार में भी बहुत कुशल। कहते हैं कि जो भी इससे बात करता था इसकी बातों का मुरीद हो जाता था। अपनी बातचीत के ही और अपने अच्छे व्यवहार के दम पे कई अलग अलग सीरियल्स में इसको काम मिला। सीरियलों में काम करने के बाद कई अच्छे अच्छे एपिसोड इसने दिए, लोगों को एंटरटेन किया। इस वजह से एक तरह से जो सीरियल की इंडस्ट्री थी, जो इस तरह के ड्रामा इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें उसका अच्छा खासा रसूख, उसका अच्छा खासा एक रुतबा होने लगा। पूजा का नाम, पूजा का सिक्का ड्रामा इंडस्ट्री में चलने लगा। इसके बाद फिर पूजा को लगा कि मैं अब ड्रामा सीरियल आज चेहरा सही है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, तो फिर इस चीज़ से शिफ्ट होती हूँ और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हूँ। चूँकि अब अच्छी अच्छी पार्टीज़ मैंने देखी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनेज करना मुझे आता है। तो अगर अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनेज करना आता है और मैं मैनेज करूँगी तो मेरा नाम भी अच्छा खासा है, तो लोग मुझे अच्छे अच्छे काम भी देंगे। इसीलिए अब पूजा जो है बाकायदा इधर उधर जाती है, मैनेजमेंट का काम करती, कहीं कोई पार्टी होती तो उसको ऑर्गेनाइज कराती और अच्छा खासा पैसा कमाती, अच्छा खासा रुतबा उसका था ही। परिवार में भी एकदम खुश थे सारे लोग इसके काम से। अब अलग अलग जगह पे इसको जाना होता, कभी कहीं और कभी कहीं और इसी क्रम में 30 जुलाई साल 2019 को इसको बेंगलोर आना था। बेंगलोर में इसका कोई प्रोग्राम था और 31 तारीख को ही इसका प्रोग्राम कहीं और था। तो फिर ये 30 तारीख को बेंगलोर के केपेगौड़ा एयरपोर्ट पे उतरती है। उतरने के बाद फिर ये ओला से एक कैब बुक करती है। बुक करने के बाद बाकायदा ड्राइवर आता है, कार लेके OTP शेयर होती है। ड्राइवर से अपना लोकेशन बताती है, कहती है कि मुझे वहाँ जाना है। वहाँ पे ड्राइवर पहुँचाता है। अब बीच में है ड्राइवर और इस पूजा में बाकायदा अच्छी खासी बात होने लगी, दोनों एक दूसरे से घुल में मिलने लगे। वो भी, ड्राइवर भी बेहद क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है, ये बताती। फिर वो कहता है कि आपके पास तो अच्छे खासे पैसे होंगे। उसके बाद काफ़ी हंसी मजाक होता है। उसके बाद जहाँ उसको जाना था वो जगह फ़िलहाल आ जाती है।
अब पूजा वहाँ से उतर जाती है। उतरने के बाद फिर ड्राइवर से कहती है कि आज रात को मुझे 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, तो अगर तुम आ जाते तो ठीक रहता, मुझे इधर उधर कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, मैं कैब बुक करूँ, पता नहीं रात में कोई हो या ना हो, तो आप अपना नंबर दे दो, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगी। ड्राइवर भी कहता है कि ठीक है, लेकिन पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद ड्राइवर से पूछती है कि कितना, तो कहता है कि 1200 रुपये। बहरहाल उसके लिए टाइम ज़्यादा कीमती था, तो 1200 रुपये उसके लिए कुछ थे नहीं, तो 1200 रुपये पे चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। रात को लगभग 2 बजे जो पूजा थी वो फ़ोन करती है। पूजा फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद ड्राइवर फ़ोन उठाता है। ड्राइवर भी उसी होटल के उसी बेसमेंट में सोया हुआ था, अपने घर नहीं जाता। फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद फिर कहता है कि ठीक है मैडम, आप आ जाइए, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। लेकिन ये जो ड्राइवर था ये पूरी रात सो नहीं पाया था, क्योंकि शाम को जब ये छोड़ता है उस पूजा को, तो पूजा ने अपने वॉलेट से कुछ पैसे उसको निकाल के दिए और अच्छी खासी टिप भी दी। अब इधर जो ये ड्राइवर था वो थोड़ा सा पैसे को लेके परेशान था। तो इसके बाद फिर बाकायदा वो जाता है, उसको रिसीव करता है, रिसीव करके लेके निकलता है। निकलने के दौरान जो ये पूजा थी वो भी सोई हुई नहीं थी, तो फिर गाड़ी में पहुंचती ही कहती है कि जब एयरपोर्ट आएगा तो मुझे उठा देना। उसके बाद पूजा सो जाती है। अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे सीट पे वो सो रही है, और इसी बीच ड्राइवर के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। ड्राइवर मेन रोड से गाड़ी मोड़ देता है, एक सुनसान जगह पे लेके जाता है। पूजा भी जब देखती है कि ये जगह कुछ अजीब है, ना यहाँ पे कोई क्राउड है, ना ही कोई गाड़ियों की आवाज़, झुंझला के पूछने के लिए उठती है। लेकिन जैसे ही पूजा कुछ पूछने को करती, जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने अपने पीछे से एक औजार को निकाला, जिससे पहिए के उस नट बोल्ट को खोलते हैं, जैक को, और उस जैक से पूजा के सर पे वार कर दिया। अब पूजा के सर पे वार किया। वार करने के बाद पूजा बेहोश। उसके बाद दूसरी जगह लेके जाता है, वहाँ पे उससे लूटपाट करता है, यानी उसकी घड़ी, उसकी अंगूठियों को लूटने की कोशिश करता है। और सबसे पहले उसके दिमाग में था कि इसके पर्स में बहुत सारे पैसे होंगे, तो पर्स पे अटैक करता है। लेकिन जैसे ही पर्स खोलता है तो उसका एक तरह से दिमाग सन्न हो जाता है। पर्स में केवल और केवल 500 रुपये थे, यानी 500 रुपये के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। इसके बाद अब वो गुस्से में अपनी जेब से चाकू निकालता है। इधर पूजा भी शोर मचाने लगती है, उसको होश आ जाता है। चाकू से टोटल 32 वार करता है। पूजा मर जाती है। लेकिन अब फिर इसके दिमाग में आता है कि चूंकि ये बेहद हाई प्रोफाइल मॉडल है, उसने पहले भी बताया था, तो ये मामला खुल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका चेहरा बिगाड़ देते हैं। अगर चेहरा बिगड़ गया और ये दूसरे राज्य में है, तो कौन ही इसे पहचानेगा, मामला जो है रफा दफा हो जाएगा। और इसीलिए उसने चेहरा बिगाड़ा, और बिगाड़ के वहाँ से जो भी पैसे और दोनों मोबाइल थे उसको लेके 9-11 हो गया। और फिर चूँकि अब इसे पैसे की कुछ ज़रूरत थी, तो फिर ही उसकी पति को, सुदीप को फ़ोन करने लगता है, मैसेज करने लगता है और कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन जब सुदीप फ़ोन खुद करता तो ये फ़ोन कट कर देता, और बाद में जब इसे लगा कि सुदीप पैसे नहीं देगा तो ये फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। अब ये सारी कहानी जब ये सुना रहा था तो पुलिस वाले से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत है कि तुमने पैसे के लिए किसी का कत्ल कर दिया, तुम कैब ड्राइवर हो, अच्छा खासा पैसा कमाते हो। तो इसके पीछे जो इसने कहानी सुनाई, कहता है कि साहब मेरा नाम नागेश है, मैं बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। गरीब परिवार में पैदा हुआ, कच्ची उम्र में ही काम पे लगा दिया गया। उसके बाद फिर किराए की एक टैक्सी ली, उस टैक्सी को चलाया, उससे थोड़े बहुत पैसे हुए, बाकी थोड़े बहुत बैंक के लोन भी थे। उस लोन से कुछ मैंने पैसे वैसे इकट्ठा करके खुद की एक गाड़ी ले ली, किराए की टैक्सी छोड़ दी, और यही गाड़ी मैं चलाने लगा और उसी से पैसे कमाने लगा। लेकिन अब इस टाइम न ज़्यादा लोग कैब बुक कर रहे हैं, ना ही उस हिसाब से पैसे मिल रहे, और मुझे किस्त देनी होती है जो भी मैंने लोन लिया है, और लगभग 2 महीनों से मैंने किस्त दिया नहीं था। मुझे टेंशन हो रही थी। और जब पहली बार मैंने पूजा को छोड़ा था तो उसके पर्स में बहुत सारे पैसे थे, उसके गले में चैन थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको लूट लूँगा। लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये यहीं से मिल जाएंगे, और चैन, अंगूठी, घड़ी, ये सारी चीज़ें बेच के, मोबाइल बेच के 1.5 लाख का जुगाड़ हो जाएगा, और कौन ही इसको पहचानने वाला, और ये मामला दब जाएगा। अब फिलहाल पुलिस वाले जब ये पूरी बात सुनते हैं तो मामला कोर्ट में जाता है। उसके बाद इसे दोषी करार देके सज़ा दे दी जाती है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और कोई लड़की आपसे घुल मिल के आपके ऊपर भरोसा कर लेती है, कोई लड़की आपके ऊपर भरोसा करके कहती है कि मैं कैब से आपको बुक नहीं करूँगी, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगी,
बस आपके अच्छे व्यवहार के दम पे। तो महज लाख 1.5 लाख रुपए के लिए आप इस तरह से बदनीयत हो जाते हैं कि आप किसी लड़की का कत्ल कर देते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि एक जो कवायद हम लोगों के बीच बचपन से लेकर आज तक चलती आ रही है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। बड़े बूढ़े भी पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, सारे लोग हंसी मजाक करते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कि पहले मुर्गी आई, क्योंकि अंडे की सेल को बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन मुर्गी के गर्भाशय में ही पाया जाता है। यानी बिना मुर्गी के अस्तित्व के अंडे का अस्तित्व इम्पॉसिबल है। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो जाकिर सैफ़ी जी हैं। जाकिर सैफ़ी ये कल्लूगढ़ी जी हैं, जुल्फ़ी हैदर जी हैं, अवंती होरू जी हैं, खुश गड़बड़ी जी हैं और मुजैद इस्लाम जी हैं, चंद्रा जी हैं, चंद्रमणि जी हैं और पंकज पटेल जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, मयंक बजाज जी हैं और गगन सोमवंशी जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को बिल्कुल दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का सवाल शायद आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे दुनिया का, यानी अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे धनी मंदिर कौन सा है, यानी कौन सी मंदिर का खजाना सबसे ज़्यादा भरा है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता हो तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आजकल हो सकता है कि कुछ बोलने के उच्चारण में गलती हो, क्योंकि ये गर्मी का असर है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा तो 2-3 दिनों में कुछ ऐसा व्यवस्था होगा जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो, मुँह भी ना सूखे और पसीना भी ज़्यादा ना हो, तो अच्छे से कहानी और सुना पाऊँ, अपना बेहतर और दे पाऊँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।